नमस्कार। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के चौथे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मॉड्यूल 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। आइए ये जानते हैं कि हमारे मॉड्यूल के सीखने की यात्रा कैसी होगी। सबसे पहले हम मॉड्यूल विवरण देखेंगे। यहाँ हम मॉड्यूल के उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा को जानेंगे। फिर हम मॉड्यूल के परिचय को जानेंगे। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे मॉड्यूल की विषय वस्तु में। इस भाग में मॉड्यूल के विषय से संबंधित अनेक वीडियो, टेक्स्ट सामग्री और गतिविधियां समेकित हैं जो हमारी विषय की समझ को सुदृढ़ करेंगे। मॉड्यूल की विषय वस्तु समझने के बाद हमारी सुविधा के लिए हर मॉड्यूल का एक सारांश भी दिया गया है। यहाँ हम एक दस्तावेज को पढ़कर मॉड्यूल को संक्षेप में जान पाएंगे। सारांश के पश्चात हम बढ़ेंगे पोर्टफोलियो गतिविधि की ओर। यहाँ हम विषय की अपनी समझ को प्रस्तुत करने हेतु एक ऑफलाइन गतिविधि करेंगे। हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पठन संसाधन भी मॉड्यूल में समेकित किए गए हैं। और अंत में हम अपनी मॉड्यूल की समझ को परखने के लिए एक प्रश्नोत्तरी भरेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें इन सभी चरणों को अच्छे से समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी मॉड्यूल पूर्ण माना जाएगा। आपके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूल में 2 प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन वह गतिविधियां हैं जो शिक्षक चिंतन या चर्चा करके अपनी डायरी या जर्नल में लिखकर या फिर चार्ट बनाकर पूरा करेंगे। ऑनलाइन वह गतिविधियां हैं जो शिक्षक मॉड्यूल में दिए गए ब्लॉग स्पॉट के लिंक पर जाकर पूरा करेंगे। जब शिक्षक इस लिंक पर जाएंगे तो उन्हें ब्लॉग स्पॉट साइट पर दी गई गतिविधि को पढ़ना होगा और गतिविधि पर टिप्पणी के रूप में अपने विचारों को पोस्ट करना होगा। ऐसा करने से शिक्षकों को अपने विचारों को व्यक्त करने का और साथ ही शिक्षकों से सीखने का अवसर मिलेगा। चिंता ना करें, ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित सभी निर्देश मॉड्यूल में विस्तार से समेकित हैं। साथियों, मॉड्यूल शुरू करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना है। मॉड्यूल करने के दौरान आप किसी भी मॉड्यूल को अपने सीखने की गति के आधार पर ही पूर्ण करें। एक ही प्रयास में मॉड्यूल पूर्ण करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यह भी ध्यान रखें कि मॉड्यूल को समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि हमें और मॉड्यूल भी तो करने हैं। मॉड्यूल करने के पश्चात प्रत्येक मॉड्यूल को पूर्ण करना तो अच्छा है, पर महत्वपूर्ण ये है कि हमने उससे क्या सीखा। अपनी सीख को अपनी भाषा में एक डायरी में लिख सकते हैं। चलिए हम अपनी सीखने की यात्रा शुरू करते हैं।
नमस्कार मित्रों, आज हम जेंडर संबंधी विषयों को पठन पाठन में किस प्रकार समावेशी विधि से स्थान दिया जाए, इस विषय पर विचार करने का प्रयास करेंगे। मैं विषय का एक परिचय प्रस्तुत करूंगी जो न केवल कक्षा प्रक्रियाओं में बल्कि स्कूली प्रक्रियाओं में भी प्रासंगिक है। आज हम सभी जेंडर शब्द से परिचित हैं, लेकिन क्या हमने वास्तव में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, असमानता, भेदभाव और शोषण के संदर्भ में इसके विविध आयामों को समझा है और इनका समावेश किया है, जो शिक्षार्थियों के जीवन के यथार्थ से गहराई से जुड़ा है? हमारी प्रस्तुति आपको इस बात की भी जानकारी देती है कि कैसे जेंडर को प्रभावशाली ढंग से पाठ्यक्रम और पठन पाठन में एकीकृत किया जा सकता है, ताकि शिक्षार्थियों को अनुमान लगाने, आलोचनात्मक रूप से सोचने और सामाजिक और राजनैतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने में मदद मिल सके। जेंडर संबंधी मुद्दों पर चर्चा द्वारा शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों में इन मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। इसके द्वारा उन्हें जेंडर समावेशी कार्यप्रणाली विकसित करने के बारे में दिशा निर्देश भी मिल सकेगा। जेंडर संबंधी दृष्टिकोण के समावेश का उद्देश्य केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना या लड़कियों के बीच आत्मसम्मान को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि लड़कों को भी पितृसत्तात्मक समाज और शक्ति आधारित संबंधों की धारणाओं पर विचार करने में सक्षम बनाना भी है। यह लड़कों को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को समझने और उन पर सवाल उठाने में सक्षम कर सकेगा, जो घर और परिवार में सामाजिकरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। इससे पहले कि हम जेंडर की अपनी समझ पर गहराई से विचार की इस चर्चा यात्रा को शुरू करें, इसे समझने की ज़रूरत है कि जेंडर कैसे सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है। यहाँ हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है। पहला, विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना। दूसरा, कक्षा के वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों के प्रयोग का सुझाव देना। तीसरा, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना। और चौथा, जेंडर संबंधित वर्तमान रूढ़िवादी दृष्टिकोणों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने और उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए तैयार करना। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा का वातावरण सहभागितापूर्ण हो, जहां लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। अतः स्कूली प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार होने के कारण जेंडर संवेदनशील वातावरण तैयार करने में प्रधानाचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यालय के वातावरण को जेंडर संवेदनशील बनाने में प्रधानाचार्यों की भूमिका के महत्व को समझना भी जरूरी है। इसलिए इस मॉड्यूल के विभिन्न उदाहरण इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि कक्षा के भीतर और बाहर किस प्रकार जेंडर आधारित भेदभाव अनजाने ही प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का एक अंग बन जाते हैं। इस विषय का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जेंडर संबंधी मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे विषयों तथा हिंदी या अंग्रेजी जैसी भाषाओं के शिक्षण में किस प्रकार समावेशी विधि से स्थान दिया जाए। यहाँ विस्तार से चर्चा की गई है कि विषयों का शिक्षण और अधिगम किस प्रकार जेंडर संवेदनशील
और जेंडर समावेशी हो पाए। कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां दी गई हैं जिनका आप कक्षा में आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। साथ ही आपको जेंडर संबंधी मुद्दों पर पाठ्यपुस्तकों और पठन पाठन के माध्यमों द्वारा नए तरीके से समझ का विकास करने में भी मदद मिल सकेगी। आइए हम एक साथ जेंडर संबंधी मुद्दों पर विचार करें तथा उन्हें कक्षा और विद्यालय में प्रभावी विधि से स्थान दें। आशा है आज का हमारा यह विषय कक्षा के बहुवर्गीय, बहुजातीय तथा बहुधर्मावलंबी चरित्र के साथ ही विशेष आवश्यकता समूह से युक्त वातावरण को जेंडर समावेशी बनाने में सहायक होगा। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते मित्रों। आज हम जेंडर और उससे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन जेंडर को समझने से पहले हमें सामाजिक निर्माण को समझना चाहिए जो जेंडर के संदर्भ में हमारे विचारों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी व्यक्ति और सामाजिक प्रतिक्रियाएं एक अहम भूमिकाएं निभाती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कपड़े के टुकड़े में लपेटा जाता है। तो क्या हम बता सकते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की? हम नहीं बता सकते। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से लड़के या लड़की के बीच में अंतर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़ों में भेदभाव, गतिविधियां करने में, खिलौनों के साथ खेलने में। जो खेल वो आमतौर पर खेलते हैं, जैसे कि खेल के मैदान में हम आमतौर पर फुटबॉल लड़कों को और लड़कियों को खो खो खेलते हुए देखते हैं। भूमिका और जिम्मेदारियों में भी ऐसी भिन्नता देखी जाती है। इसलिए मित्रों, हम देखते हैं जन्म के समय लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे परिवार से शुरू होने वाली समाजीकरण प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न विशेषताओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जेंडर ऐसी समाजीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो जेंडर क्या है?
हम इसको समझते हैं। जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच अंतर को संदर्भित करता है। आपको यह समझना होगा कि जेंडर की परिभाषा भी समाज द्वारा बनाई गई है। जेंडर परिवार, स्कूल, विज्ञापन, मीडिया, बाजार आदि के माध्यम से प्रभावित होता है। इसलिए यह विभिन्न समाजों में और समय समय पर भिन्न हो सकता है। इसके अलावा जेंडर अन्य कारकों जैसे कि नस्ल, वर्ग, धर्म, जातीयता और विकलांगता से भी प्रभावित हो सकता है। तो मित्रों, अब हम समझते हैं कि सेक्स क्या है। सेक्स महिला और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को संदर्भित करता है जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है और स्थिर है। यह परिवारों के बीच और समय समय पर नहीं बदलता है। इसी प्रकार मित्रों, सेक्स और जेंडर दो अलग अवधारणाएं रही हैं। सेक्स लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर से संबंधित है और जेंडर लड़कों और लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक सांस्कृतिक अंतर है जो समाज द्वारा दिया जाता है। जेंडर का दूसरा पहलू भी है। यह जानना भी जरूरी है कि जेंडर सिर्फ लड़के और लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पुरुष शरीर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वो लड़कियों और महिलाओं की तरह महसूस करते हैं और उनकी तरह पहनावा और व्यवहार करते हैं। इसी तरह ऐसी महिलाएं भी हैं जो लड़के या पुरुष की तरह ड्रेस पहनना, कार्य करना और व्यवहार करना चाहती हैं। इन्हें हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं और उनके व्यवहार, भूमिका और विशेषताओं का निर्धारण भी समाज द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार हमारी जेंडर की पहचान यह निर्धारित करती है कि हमें कैसे देखा जाता है और हमें पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं, जैसे कि क्या आपको लगता है कि जेंडर भूमिकाएं निष्पक्ष हैं? क्या यह तथ्य कि हमारे लिंग के आधार पर हमारे साथ अलग व्यवहार करना हमें समानता तक पहुंचने में रोकता है? क्या हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार हो रहा है क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से अलग हैं? क्योंकि स्कूली शिक्षा हमारे समाजीकरण के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि स्कूलों में जेंडर और उसके आयाम कैसे संचालित होते हैं। शिक्षक स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हितधारक है। हम कक्षाओं को जेंडर अनुकूल या समावेशी बनाने में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। स्वयं शिक्षक भी अपने समाजीकरण के कारण औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जेंडर भेदभाव और पक्षपात से प्रभावित रहते हैं। ये उनकी भूमिकाओं व जिम्मेदारी के कार्य आवंटन और कक्षा में अवांछित, अनुचित भाषा के उपयोग आदि प्रक्रिया में देखा जा सकता है। शिक्षकों का ये रवैया खासकर छात्राओं में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और अलगाववाद पनपाने के साथ साथ ही कक्षा गतिविधि में भागीदारी को हतोत्साहित करता है। ऐसे में शिक्षक महत्वपूर्ण व सार्थक भूमिका निभाते हैं। अतः शिक्षक की शिक्षण अधिगम, वातावरण व गतिविधियों में यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, अब हम ये देखते हैं। शिक्षक को पहले सभी स्कूली शिक्षा गतिविधियों में जेंडर भेद को पहचान करनी चाहिए और फिर कक्षा में और कक्षा के बाहर की गतिविधियों को तदनुसार योजबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक सक्षम वातावरण बनाएगा जहां सभी छात्र अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, मौजूदा पूर्वग्रहों और रूढ़िवादियों पर सवाल उठा सकते हैं और चर्चा और बहस के आधार पर उपयुक्त समाधान निकाल सकते हैं। विषयों के शिक्षण के दौरान
शिक्षक को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका पर जोर देने का भी ध्यान रखना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय परिवेश से उपयुक्त रोल मॉडल का उदाहरण देना चाहिए। मित्रों, अब हमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की है, तो अब हमें समझना है हिडन पाठ्यक्रम क्या है और ये कैसे संचालित होता है। पाठ्यक्रम के रूप में हम सभी जानते हैं, मोटे तौर पर सभी आवश्यक और उचित ज्ञान स्कूल में औपचारिक रूप से सिखाना शामिल है। हालांकि कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें स्कूली प्रणाली में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है और इसे हिडन पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो इस हिडन पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है, ये हम देखते हैं। इसमें वह सभी व्यवहार, परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण शामिल है जो स्कूली प्रक्रिया में अनजाने में छात्र अपना लेते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ वो सीखते हैं वह औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकता है या नहीं। जेंडर अनिवार्य रूप से इस हिडन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन जाता है और यह कुछ माध्यमों से संपादित होता है, जैसे कि संगठनात्मक व्यवस्था जिसमें जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर भौतिक स्थानों का विभाजन शामिल है, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना, स्कूल की गतिविधियों में अनुष्ठान और अभ्यास, लिंग के आधार पर इनाम और सजा की व्यवस्था, विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करना, शिक्षक द्वारा लेबल पैटर्न, शिक्षक छात्र और छात्र छात्र में परस्पर बातचीत। यहाँ तक कि स्कूल की भौतिक स्थान भी जेंडर के धारणा से प्रभावित है। इसलिए यदि स्कूल द्वारा हिडन पाठ्यक्रम को संबोधित नहीं किया जाता तो लड़के और लड़कियों को विशेष रूप से सौंपी गई जेंडर भूमिकाओं और जिम्मेदारियां समाज में जेंडर पूर्वग्रहों को बनाए रखेंगे। मित्रों, शिक्षकों के अलावा प्रिंसिपल स्कूली प्रक्रियाओं में एक अन्य महत्वपूर्ण हितधारक हैं। जेंडर संवेदनशील स्कूल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में उनकी प्राथमिक भूमिका है। तो यह देखते हैं कि प्रिंसिपल स्कूल के माहौल को कैसे लैंगिक संवेदनशील और लैंगिक समावेशी बनाते हैं। प्रिंसिपल को स्कूल के शासन और संचालन में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए जेंडर से संबंधित मुद्दों पर सहयोगी स्टाफ सहित सभी स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाना अनिवार्य होना चाहिए। वे स्कूल से संबंधित मामलों में माता-पिता और समुदाय के सदस्यों के व्यवहार व कार्यों में लैंगिक रूढ़ियों की जांच कर उन्हें संवेदनशील बना सकते हैं। स्कूली परिसर के भीतर अलग अलग पर्याप्त और कार्यात्मक शौचालय, पानी की उपलब्धता, स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं और सैनिटरी पैड जैसी लैंगिक सुविधाएं, संवेदनशील सुविधाएं होनी चाहिए। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को अधिक जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षकों का समर्थन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जेंडर संवेदनशील भाषा का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वे स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हिंसा स्कूल के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पर हो सकती है। प्रिंसिपल के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी विकसित करना अनिवार्य है। लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की एक नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। यह स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वे नियम और विनियम तैयार कर उन्हें लागू करें
और स्कूल के माहौल को जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाएं। इस प्रकार यह देखा गया है कि स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर जेंडर कैसे संचालित होता है और शिक्षक और प्रिंसिपल की भूमिका लैंगिक मुद्दों में बहुत महत्व रखती है। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, आपने अब तक जेंडर तथा सेक्स के बीच के अंतर को समझ ही लिया होगा। सेक्स एक जैविक वर्गीकरण है तथा जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है। जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़े होते हैं, उनके साथ कुछ विशेषताओं को जोड़ दिया जाता है। ऐसा परिवारों और समाज में हो रहे सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि तुम्हें रोना शोभा नहीं देता, तो हम जान लेते हैं कि यह लड़कों के बारे में कहा जा रहा है। अतः जब भी घर में कोई छोटा बच्चा गिर जाता है या उसे चोट लग जाती है, तो परिवार के लोग आमतौर पर कहते हैं कि लड़कों का रोना शोभा नहीं देता, लड़के तो बहादुर होते हैं। आइए एक और उदाहरण लें। वे नाजुक और भली हैं। हम इस वाक्य को सुनते ही ऐसा समझ लेते हैं कि अवश्य यह लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है। अब जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़े होने लगते हैं, तो वे इन्हीं विचारों को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं। लड़के रोने में हिचकते हैं, चाहे उन्हें चोट भी लगे या उनका मन रोने का करे भी। वे रोना कमजोरी की निशानी समझने लगते हैं। उन्हें डर हो जाता है कि यदि वे रोएं तो लोग उन्हें कमजोर समझ लेंगे। इसी प्रकार लड़कियों को नाजुक और भली समझा जाता है। अब आप ही सोचिए कि अगर कोई लड़की शैतानी करे तो लोग उसे कैसा समझेंगे। अतः हम लोगों के बारे में एक खास धारणा बना लेते हैं और इसी प्रकार पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के शिकार हो जाते हैं। परंतु हमें यह भी सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति में एक स्वाभाविक भावना होती है। पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता लोगों की विशिष्ट भावनाओं और प्रतिभाओं को पहचानने में बाधा पहुंचाती है। इसके लिए हम एक गतिविधि लेते हैं। इस संदर्भ में हम NCERT की पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनैतिक जीवन से एक गतिविधि का उदाहरण लें। कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित चित्र बनाने के लिए कहा जाए: किसान, फैक्ट्री श्रमिक, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट और शिक्षक। मान लें कि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। कार्य पूरा होने के बाद शिक्षक यह देख सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कैसे चित्र बनाए हैं। क्या इन चित्रों में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के चित्र हैं? किस प्रकार की नौकरियों में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के चित्र बनाए गए हैं? क्या सारी महिलाओं को ही नर्स के रूप में चित्रित किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या किसानों के रूप में महिलाओं के चित्र कम बनाए गए हैं? यदि हाँ, तो क्यों? सभी वैज्ञानिकों के चित्र पुरुष ही क्यों बनाए गए हैं? जैसा कि आप यहाँ दी गई सारणी में देख सकते हैं कि सभी 30 विद्यार्थियों ने नर्सों के रूप में महिलाओं के चित्र बनाए हैं तथा 25 विद्यार्थियों ने पुरुष वैज्ञानिक बनाए हैं। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि घर के बाहर महिलाएं कुछ विशेष प्रकार के ही कार्य कर सकती हैं। मान लिया जाता है कि महिलाएं अच्छी नर्सें बन सकती हैं क्योंकि वे घर में बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करती हैं। इसी प्रकार आमतौर पर मान लिया जाता है कि विज्ञान पढ़ने के लिए तकनीकी बुद्धि आवश्यक है। अतः लड़कियां और महिलाएं तकनीकी ज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं। परंतु क्या हमने भारतीय रॉकेट महिलाओं को नहीं देखा जिन्होंने मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? हम जानते हैं कि आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कई महिला वैज्ञानिक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार 30 विद्यार्थियों ने पुरुष किसान का चित्र बनाया। वस्तुतः हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% महिलाएं खेती के कार्यों से जुड़ी हैं। वे खेतों में फसलें बोना, निराई, कटाई आदि सारे कार्य करती हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि जब हम किसान की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने पुरुष का ही चित्र उभरता है? आइए एक और गतिविधि करें। ऐसा भी देखा गया है कि कई लड़कियों को परिवारों का सहयोग कम मिल पाता है, जिससे वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती हैं। जैसे ही लड़कियां स्कूली शिक्षा पूरी करती हैं, वैसे ही परिवार वाले उनके विवाह की बात सोचने लगते हैं। परंतु
कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार वालों ने भी अपनी लड़की को सपने देखने की आज़ादी दी और उन सपनों को पूरा करने में उनका सहयोग भी किया। ऐसे उदाहरणों पर कक्षा में चर्चा की जा सकती है। ऐसी ही एक कहानी है झारखंड की रहने वाली लक्ष्मी लाकड़ा की, जो एक इंजन चालक हैं। आमतौर पर इंजन चालक पुरुष होते हैं, परंतु 27 साल की लक्ष्मी लाकड़ा ने, जो झारखंड के एक सामान्य जनजातीय परिवार की हैं, उत्तरी रेलवे की पहली महिला चालक बनने का कीर्तिमान बनाया। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। लक्ष्मी ने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। उसने बहुत मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया। वे रेलवे बोर्ड की परीक्षा में अपने पहले प्रयास में ही उत्तीर्ण हुई। लक्ष्मी कहती हैं, मुझे चुनौतियां पसंद हैं और जैसे ही कोई कहता है कि यह काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उस काम को करके ही दिखाती हूँ। लक्ष्मी को अपने जीवन में कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब उसने इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई का निर्णय लिया तब, या जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की तब, या जब उसने इंजन चालक बनने का निर्णय लिया तब। जीवन में लक्ष्मी के विचार सरल हैं। जब मैं खुश हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, जब मैं जीवन में अच्छा कर रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर रही हूँ, तो मैं क्यों न अपनी पसंद से जीवन बिताऊं। मित्रों, हमारे लिए यह भी समझना जरूरी है, न केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी पूर्वग्रहों और रूढ़िवादी सोच का शिकार होते हैं। यह परिवार के सदस्यों की अनुचित आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, या फिर यह कक्षा में अन्य मित्रों और सहपाठियों द्वारा मजाक बनाने के कारण भी हो सकता है। परिवार के लोग ऐसा अक्सर कहते हैं कि लड़कों के लिए अच्छी नौकरी पाना और ऊंचा वेतन कमाना जरूरी है। अगर लड़का अन्य लड़कों की तरह व्यवहार न करे और उनसे भिन्न हो, तो भी यह उसके मजाक का कारण बन सकता है। आपने पहले देखा कि कैसे लड़कों के रोने पर आपत्ति जताई जाती है। आइए हम एक विद्यार्थी अमन का उदाहरण लें। अमन की 10वीं कक्षा का परीक्षा फल निकला है और अमन अपने रिजल्ट से खुश है। हालांकि विज्ञान और गणित में उसके अंक अच्छे नहीं हैं, परंतु अपने प्रिय विषयों इतिहास और राजनीति शास्त्र में उसने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं। जब उसके माता पिता ने उसका परीक्षा फल देखा तो वे जरा भी खुश नहीं हुए। आइए हम अमन और उसके माता पिता के बीच हुई बातचीत सुने। अरे अमन, तुम्हें गणित में केवल 65% अंक मिले हैं। फिजिक्स में भी तुम्हारे अंक कम हैं। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित या विज्ञान आगे नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतिहास और राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। हैं? तुम इतिहास या राजनीति शास्त्र क्यों पढ़ना चाहते हो? तुम्हें आगे चलकर इंजीनियर बनना है, इंजीनियर। हाँ, अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो। तुम्हें आगे चलकर अच्छी नौकरी करनी है। इतिहास या राजनीति शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इन विषयों को पढ़कर अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? लेकिन गणित और विज्ञान में मेरी रुचि नहीं है। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अक्ल से काम लो अमन, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। तुम्हें गणित और फिजिक्स ही पढ़ना चाहिए। हाँ, और साथ साथ तुम कंप्यूटर भी सीख लो। आजकल कंप्यूटर जानने वालों को अच्छी नौकरियां मिलने में आसानी होती है। हाँ। मेरी पसंद नापसंद के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। मित्रों, इस बातचीत को सुनाने के बाद कक्षा में इन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। अगर तुम अमन की जगह पर होते तो तुम किस विषय का चुनाव करते और क्यों? लड़कों को पढ़ाई लिखाई के संबंध में किस प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है? लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के संबंध में किस प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है? परिवारों द्वारा इस तरह के दबाव क्यों दिए जाते हैं?
आइए एक और उदाहरण दें। हम आम तौर पर जिसे घरेलू महिला कहते हैं, उसे कई प्रकार के कठिन कार्य करने पड़ते हैं। इनमें से कई ऐसे कार्य हैं जिनमें शारीरिक परिश्रम की भी ज़रूरत पड़ती है। घर की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। इसके लिए उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। ऊपर से परिवार और समाज उनके कार्यों को काम भी नहीं मानता। आइए ऐसा ही एक उदाहरण देखते हैं। रमन की डॉक्टर के साथ बातचीत। रमन की डॉक्टर के साथ बातचीत। आप क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं किसान हूँ। क्या आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ, मेरे 5 बच्चे हैं। और आपकी पत्नी क्या काम करती हैं? जी नहीं, मेरी पत्नी काम नहीं करती है। अच्छा, तो अपना समय कैसे बिताती हैं? वे सुबह 4 बजे सोकर उठती हैं, पानी और लकड़ियाँ लेकर आती हैं, नाश्ता तैयार करती हैं तथा घर की सफाई करती हैं। इसके बाद वे 3 बड़े बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और उनके लिए टिफ़िन बनाती है। अच्छा, तो आप दोपहर का खाना खाने घर आते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मेरा खाना लेकर खेत में आती है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मेरी पत्नी खेतों में काम करती है, फसलों और पौधों की गुड़ाई निराई करती है और उसमें पानी डालती है। तो आप खेतों से काम करके घर लौटने के बाद क्या करते हैं? मैं शाम को गांव में अपने मित्रों के साथ ताश खेलता हूँ और राजनीति पर चर्चा करता हूँ। हाँ। और उसके बाद? और उसके बाद रात को मैं घर जाकर अपनी पत्नी का पकाया खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। तो इसके बाद आपकी पत्नी भी सो जाती होंगी? अरे नहीं, मैं सो जाता हूँ। उन्हें तो अभी रसोई और बर्तनों की सफाई का काम भी पूरा करना होता है ना, रात के करीब 10-11 बजे तक। मुझे तो लगा था कि आपने कहा कि आपकी पत्नी काम नहीं करती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी काम नहीं करती, वे तो केवल एक गृहिणी है। अतः मित्रों, हमने देखा कि किस प्रकार जेंडर संबंधी विषयों को पठन पाठन तथा अन्य गतिविधियों के साथ जोड़कर रुचिकर ढंग से सिखाया जा सकता है। इसके लिए चर्चाओं, प्रेरणादायक कहानियों, रोल प्ले, जीवंत उदाहरणों आदि का प्रयोग किया जा सकता है, जिनके कुछ उदाहरण हमने अभी आपके सामने रखे। धन्यवाद।